प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट एसेट क्लासेस में क्या चल रहा है, इक्विटी, गोल्ड, डेट, क्रिप्टो, ऑयल, करेंसीज, सभी कुछ जानेंगे। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के हालात जानेंगे ना, यूएस में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है और इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में क्या चल रहा है। इसके बाद कुछ कंपनीज़ का रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, उसके बारे में भी जानेंगे। और बीच बीच में ऑफ कोर्स ट्रम्प के बारे में भी ना कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मंडे को आने वाले हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पे आप इंडियन इक्विटीज़ का आज का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी कुछ का परफॉर्मेंस, तो कोई खास परफॉर्मेंस आज रहा नहीं है। और पहले ही मैंने आपको बताया ना, मार्केट इधर काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। ट्रम्प आ रहे हैं ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मार्केट ऐसा बना रहेगा। और उसी तरह का आप देख भी रहे हैं परफॉर्मेंस। खासकर बैंकिंग और आईटी आज बहुत ज़्यादा गिरा है। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज आज भी बहुत ज़्यादा बिकवाली किया उन्होंने। तो इसका सिंपल मतलब ये है। यानी आगे इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए ना, डाउन है। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट सबसे पहले देखिए, उसके बाद जापान का मार्केट, ऑफकोर्स निफ्टी 50 इंडिया का मार्केट। यहाँ पे देखिए, हाँ, हांगकांग का मार्केट और चाइना का मार्केट ऊपर है। क्यों ऊपर है, वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। यूएस का देख लेते हैं। तो यूएस तो थोड़ा सा गिरा हुआ था कल, और उनका जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है रसल 2 के, फ्लैट बोलेंगे उसको। और प्री मार्केट यूएस का देखेंगे तो फ्लैट के लगभग ही है, मतलब थोड़ा बहुत शायद ऊपर रहे आज। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस होता है। बॉन्ड्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस का देखिए 10 ईयर 4.8% के आसपास चला गया था ना, अब घट कर देखिए 4.6% आ गया। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड यील्ड्स तो घटा है, जो कि पॉजिटिव है ओवरऑल। यहाँ पे फॉरेक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं यूएस डॉलर के मुकाबले। तो देखिए यूरो तो गिरा है, जापानीज येन ऊपर है। क्यों ऊपर है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पाउंड गिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी गिरा हुआ है। पता है ना, यूएस के मुकाबले तो सब कुछ डाउन आउट। हाँ, येन ऊपर है। क्यों ऊपर है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो, ये देखिए बिटकॉइन 1 लाख से भी ज़्यादा जा चुका है। क्यों जा रहा है, सिंपल, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ट्रम्प, तो मार्केट फेवरेबली देख रहा है कि ट्रम्प ना बिटकॉइन या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के सपोर्ट में होते हैं। तो मार्केट को लग रहा है कि कुछ ऐसा वो रेगुलेशंस लाएंगे जिसके कारण क्रिप्टोज का परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, इसीलिए बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। इसके बारे में भी बहुत सारे आपके क्वेरीज है, उसको मैं आगे आंसर करूँगा। गोल्ड देखिए, गोल्ड ना 2600 यूएस डॉलर्स के आसपास ना ट्रेड कर रहा था पर ऑन्स, जो कि अब ऊपर गया है। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑयल देख लेते हैं। तो ऑयल 82 के आसपास है। यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं ना, 110 के आसपास चला गया था, और कुछ समय पहले तो 109 के नीचे चला गया था। बट हाँ, थोड़ा वो ऊपर गया है, 109 के आसपास है। तो ये भी थोड़ा गिरावट तो आया है यूएस डॉलर इंडेक्स में। और इंडिया का 10 ईयर जीसेक देखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये तो बढ़ा हुआ है ना, 6.9 के आसपास जाने वाला है, जो कि पहले तो 6.7 के आसपास चल रहा था। ये थोड़ा बढ़ा है क्योंकि यूएस का यील्ड भी बढ़ा था। नाउ हम हर एक एसेट क्लास को डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कहाँ क्या चल रहा है। आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ट्रम्प के आने से पहले ये सब हमें जानना चाहिए। उनके आने के बाद देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में ऑफकोर्स आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले तो इक्विटी मार्केट। तो देखिए, इक्विटी मार्केट जिस तरह का रिटर्न चल रहा है ना पिछले कुछ सालों से, तो इक्विटी मार्केट ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, ठीक है। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, लाइक लार्ज कैप्स। उसी तरह से बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं। कोविड का एक केस, ऑफकोर्स कोविड के समय गिरा था, लेकिन 2020 ओवरऑल मार्केट तो अगर आप देखेंगे उस साल के अंत तक 15% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आया था। कोविड के समय गिरा, लेकिन फिर रिकवरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही बहुत तेज़ी से ऊपर गया है पिछले सालों में, अगर आप देखें एवरेज मैं बता रहा हूँ, और ना ही बहुत तेज़ी से नीचे आया है। बहुत तेज़ी से ऊपर जाने का मतलब क्या है ना, रिसेंट टाइम्स में आपने कभी नहीं देखा एक साल में निफ्टी ने ना 40, 50, 60% का रिटर्न दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। उसी तरह से एक साल में ऐसा नहीं हुआ कि ना 40-50% गिर जाए। पूरे साल का मैं रिटर्न की बात बोल रहा हूँ, इन बिटवीन का नहीं, क्योंकि कोविड के समय तो गिरा था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जबकि पहले का आप लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इक्विटी ना, जो कि पिछले कुछ वीडियोस मैंने आपको शो भी किया था, वहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है ना, तो बहुत तेज़ी से गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं है ना, कहीं-कहीं कुछ लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो अभी जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट इंडियन इक्विटी मार्केट में फ़िलहाल आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी बात सही है कि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। अब जैसे कोविड जैसा कुछ हो गया ऑल ऑफ अ सडन, जिसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकता है। बट हाँ, उसको अगर छोड़ दिया जाए एक्सेप्शनल इवेंट्स को, जिसके बारे में रफली हम जानते हैं, वो ऐसा कोई इवेंट फिलहाल नहीं है जिसके कारण मार्केट ना 20% 30% गिर जाए, तो वो रिस्क फिलहाल नहीं लग रहा है कि है। और उसी तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए ऐसा भी फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस देखें तो ऑफकोर्स पहले से इम्प्रूव कर रहा है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, और प्लस देखिए मार्केट गिरा नहीं है, सही बात है, लेकिन मार्केट का रिटर्न्स तो आ रहा है लगातार, ये भी याद में रखना है। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आया लेकिन रिटर्न तो आ रहा है ना, एवरी ईयर रिटर्न्स आ रहा है मार्केट का। तो उसको देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए। इसीलिए जो इस साल के मार्केट कमेंट्री का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बोला देखिए 10% के आसपास भी अगर रिटर्न आ जाए, लार्ज कैप्स की बात बोल रहा हूँ मैं, तो उसे अच्छा मानेंगे। यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ लोग बोलेंगे नहीं 15-20%, अच्छी बात है ना, मतलब जितना ज़्यादा रिटर्न है उतना अच्छा है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। मैं एक डाउन साइड की बात बोला भाई 10% के आसपास की, चलिए अगर उतना रिटर्न आ जाए तो आपको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इक्विटी का ये रख के चले आप, मॉडरेट रिटर्न्स। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है ना, पहले मैंने आप लोगों को बताया था रिटर्न्स इक्विटी का मीडियम टू लॉन्ग, शॉर्ट टर्म 100% लक होता है, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा है शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूंगा मूवमेंट क्या होता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा ध्यान में रखें। एज अ रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म 100% लक है। आपका लक क्लिक करेगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स, लक क्लिक नहीं करेगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो वो भी चला जाएगा। हाँ, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे फंडामेंटल्स का काम होता है। फंडामेंटल्स में 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, ध्यान में रखें। जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन, ओवरऑल कैसा चल रहा है कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ का आप देखेंगे। कंपनीज का अर्निंग्स, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है वो देखेंगे, और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ, बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है कैसा। तो इंडिया में अबाउट ना 10, 11, 12% के आसपास फिलहाल लग रहा है, उसी के आसपास का रिटर्न फिलहाल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस साल अगर आप पूछेंगे दैट इज 2025 में ना सबसे अच्छा एसेट क्लास कौन सा है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा डेट है, क्योंकि डेट में देखिए काफ़ी हद तक श्योरिटी रहता है कि इस तरह का आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और जब भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर होता है उस समय डेट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही समय होता है, खासकर तब जबकि डेट का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ऊपर है और वहाँ से आप एक्सपेक्ट करें को नीचे आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर से मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स ना, जैसे जिसको डेट म्यूचुअल फंड का आइडिया है तो वहाँ पे बिल्कुल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर सकते हैं, खासकर वैसे डेट फंड्स जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा है ना। ड्यूरेशन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएगा आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन डेट के साथ ऑफकोर्स ये ध्यान में रखना है ना कि इक्विटी मार्केट से तो इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए डेट में पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है ना। यूएस का इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, 10 ईयर जीसेक, हमारा भी 10 ईयर जीसेक ऊपर चला गया उसको देखकर। तो इसीलिए नियर फ्यूचर हिकअप्स हैं और रहेंगे भी, लेकिन हाँ अगर ट्रेजेक्ट्री देखें इस साल नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अच्छे रिटर्न्स आएंगे और काफ़ी हद तक सियोरिटी के साथ रिटर्न आएंगे। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, यहाँ भी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए 2 साल के होराइजन के साथ तो अबाउट 10% के आसपास यहाँ भी। लेकिन हाँ इक्विटी से थोड़ा ज़्यादा सियोरिटी होता है यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हैं। एनसीडीज़ के बहुत सारे आप लोगों के क्वेरीज आते हैं ना बॉन्ड्स के। देखिए बॉन्ड्स में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है ना, कूपन मिल रहा है, और दूसरा ध्यान रखना है कि उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है इसका सिंपल मतलब है कि उसका क्रेडिट रेटिंग ख़राब है, हमेशा ध्यान में रखें। क्रेडिट रेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक है। वो एफडी नहीं है, एफडी में आपको पता है ना 5 लाख का गारंटी होता है, बॉन्ड्स में किसी तरह का कोई गारंटी नहीं होता है। टियर 1 ना परपेचुअल बॉन्ड यस बैंक का जो पूरा डूब गया, उसके बाद टियर 2 बॉन्ड भी एक होता है जो कि बैंक्स इशू करते हैं उस, या फिर एनसीडी जो कि प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। हमेशा ध्यान में रखें कि उनका क्रेडिट रेटिंग चेक करके AAA AA+, ठीक है, इसके नीचे ना जाएं तो अच्छा होगा ना। लाइक एक A रेटेड पेपर्स आएंगे, A-, A+, वहाँ पे, या फिर BBB-, BBB, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा।
लेकिन वहाँ पे पैसा डूबने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स ये आपको डिसाइड करना है, आपका हार्ड एंड मनी है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि चलो पैसा डूब जाएगा लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उस तरह से थॉट प्रोसेस है तो अलग बात है। लेकिन आइडियली हमें डेट में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा रिस्क लेना तो इक्विटी में आइए ना, ज़्यादा रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिटर्न जनरेट कीजिए। डेट में ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप NCDs क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक कर लें, AAA या फिर AA+। AA से नीचे ना जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फिर आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग का क्वेरी आता है ना, P2P, देखिए वो सब बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। वहाँ पे बस ये मान के चले कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसको अच्छी तरह से समझाने में तो मुझे टाइम लगा, किसी और वीडियो में कवर करूँगा। बस ये मैं बताना चाहूँगा रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें ना। गोल्ड और सिल्वर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गोल्ड लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा रिटर्न, इस साल उतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आइडियली, ठीक है। गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? एक तो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड, ज़्यादातर सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं पहले मैंने कवर किया, मे बी नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मैं कवर करूँगा। वहाँ से एक डिमांड आ रहा है, चाइना, इंडिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़, उनका सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है उसके कारण। और दूसरा इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया में तो आपको पता है ना गोल्ड का डिमांड कितना आता है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का तो हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जाता है। तो गोल्ड देखिए इस साल ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत रिटर्न आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं और दूसरा यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से गोल्ड में बिल्कुल थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करें। बट हाँ, एज अ नेचुरल हेज ना, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी गोल्ड थोड़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। गोल्ड एक हेज है और कभी कभी एक अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड जनरेट करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, रिलेटिवली अगर आप गोल्ड और सिल्वर में पूछें तो सिल्वर का रिटर्न आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड वाइड थोड़ा कम होगा ना तो इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। तो वहाँ पे सिल्वर का, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ होता है तो वहाँ पे डिमांड सिल्वर का आएगा। तो सिल्वर का प्राइस हो सकता है कि गोल्ड के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाए, वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। बट हाँ, सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा रिस्की भी होता है, ये भी ध्यान में रखें। इसके बाद ऑयल कवर कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल ज़्यादा मैंने बताया पहले भी ना, चाइना का डिमांड अभी भी कोई खास आ नहीं रहा है। और प्रोडक्शन अगर आप देखें यूएस में प्रोडक्शन बढ़ने का उम्मीद है, ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप का रसिया के साथ भी टर्म्स अच्छा है, तो रसिया से भी आउटपुट थोड़ा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं ट्रंप के आने के बाद। तो ऑयल का प्राइस कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जाने जा रहा है, मोस्टली 80 के आसपास या थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। अभी तो रसिया पे सैंक्शंस लगे थे ना, इसीलिए ऑयल थोड़ा सा ऊपर गया, बट वो फिर से ट्रंप आएंगे तो मोस्टली मैनेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, फर्स्ट टर्म में जब ट्रंप आए थे ना, उन्होंने ओपेक प्लस कंट्रीज़ को क्लियरली बोला था भाई तुम कुछ भी करो, ऑयल का प्राइस 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, $80 पर बैरल, ठीक है। तो ट्रंप मोस्टली उसी तरह का इस बार भी रखेंगे कि भाई कुछ कर लो, तुम्हें जो करना है करो, 80 से ऊपर नहीं ले जाना है उसके अंदर। इसीलिए हमेशा टेंशन होता है ट्रंप के साथ और इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के साथ, इस बार भी होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लगता नहीं है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कोई बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसके बाद करेंसी अगर आप देखेंगे ना, तो करेंसी देखिए मैंने आपको रीर और नीर के बारे में बताया था ना, मतलब सिर्फ आप यूएस से कंपेयर करके नहीं बोल सकते हैं यूएस डॉलर से कि हमारा करेंसी ख़राब हो गया, ठीक है। क्योंकि यूएस डॉलर से तो आप अपना करेंसी कंपेयर करेंगे, दूसरे वर्ल्ड का भी देखेंगे भाई दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो। ज़्यादातर करेंसीज जो इंडियन करेंसीज है, रुपी, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरा है, हमारा करेंसी रिलेटिवली कम गिरा है। और अगर इंडियन करेंसी रुपी का आप जो दूसरे करेंसीज़ हैं, सिर्फ यूएस डॉलर ही नहीं है वर्ल्ड में ना, जो यूरो है और पाउंड है और बहुत सारे करेंसीज़ हैं, उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था रीर और नीर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इनफैक्ट इंडियन रुपी ओवर वैल्यूड हो गया था अच्छा खासा। तो ये जो भी गिरावट आ रहा है इंडियन रुपी में, तो एक तरह से वो फेयरली वैल्यूड हो रहा है रुपी, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी कोई बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से, और इसके कारण ज़्यादातर वर्ल्ड के करेंसीज ही उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो गिरे हुए हैं, ठीक है। तो 5%, 10%, 15% इस तरह से। और सिर्फ मतलब बड़े बड़े लाइक अगर आप चाइनीज़ युआन को देखें वो बुरी तरह से गिरा हुआ है। तो जापान का तो येन अभी थोड़ा ऊपर गया, लेकिन पहले वो भी बुरी तरह से गिरा था, यूरो भी उसके मुकाबले गिरा है। तो इस तरह से आप देखें तो करेंसी फ़िलहाल कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अभी अच्छा है, तो अगर उस तरह का कुछ गिरावट आता है तो ऑफकोर्स आरबीआई उसको मैनेज कर सकता है। अब देखिए क्रिप्टो ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए ट्रंप आए हैं तो मोमेंटम बना हुआ है और उम्मीद है कि थोड़ा और ज़्यादा यहाँ से जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लास्ट ईयर वजीरेक्स के साथ एक प्रॉब्लम हुआ था ना, उनके 235 मिलियन साइबर अटैक हुआ था, उसमें $235 मिलियन गायब हो गया गायब हो गया मीन जिसका भी वो था उसका पैसा उड़ गया।
मतलब जैसे ना 100 इन्वेस्टर्स ने वजीरेक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो 235 कुछ ही लोगों का गया, आई एग्री, लेकिन ऐसा नहीं कि जिन लोगों का गया उसका 100% गया, वो प्रो रेटा बेसिस पे सबको वो डिवाइड किया जाता है लॉस को। और वजीरेक्स नंबर 1 हुआ करता था इंडिया में ना, अब तो प्रॉब्लम में आ गया, पता नहीं बंद होगा या फिर मर्ज होगा, उस तरह का प्रॉब्लम का बात चल रहा है। कुछ नथिंग फॉर श्योर, लेकिन इस तरह का बात चल रहा है मार्केट में, तो स्ट्रगल कर रहा है वो बिजनेस में। तो देखिए, और उसके बाद टैक्सेशन भी अगर आप देखें ना, 30% का टैक्स लगता है, हाँ, जो भी आपका प्रॉफिट है, फिर टीडीएस भी कटता है, और प्लस आरबीआई ने हाथ उठा दिया कि भाई कुछ भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप समझ लो। तो पर्सनली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब ये बात सही है कि मुझे भी लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत यहाँ से बिल्कुल और ऊपर जाएगा, और गया भी, काफ़ी पहले से आइडिया भी था, लेकिन मैंने इधर नहीं गया भाई। जब पता है कितना ज़्यादा रिस्क है, ऑल ऑफ अ सडन, ये बात सही कि कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, ये सही है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा पैसा भी जा सकता है। तो इक्विटी में जब ठीक ठाक लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल रहा है तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ना। तो मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर प्रोस्पेक्ट वाइज देखा जाए तो बिल्कुल आप अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो पैसा आपको मिल जाए, हाँ, बीच में कहीं कुछ गायब ना हो जाए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो ग्रुप है ना, कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे, वो वर्ल्ड वाइड ये कर रहे हैं, क्रिप्टो जो भी एक्सचेंजेस है ना, उसका पैसा ही गायब कर दे रहे हैं। मतलब वजीरेक्स का, इसके अलावा डीएमएम बिटकॉइन एक्सचेंज का 308 मिलियन उन्होंने गायब कर दिया। अब बीट का 50 मिलियन गायब कर दिया। एक बहरीन बेस्ड रेन मैनेजमेंट है, उसका 16 मिलियन गायब कर दिया ना, स्टोलन क्रिप्टो करेंसीज को बोलेंगे। और वो नॉर्थ कोरिया ना, उनका जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसमें ये पूरा पैसा लगाया जा रहा है। तो ये सब है, तो मैं तो दूर रहता हूँ, बट हाँ, नहीं, इट्स योर कॉल, आपका मनी है। 30% का फ्लैट टैक्स है ऑल डिजिटल करेंसीज पे, और फिर यहाँ पे लॉसेज अगर होते हैं तो उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। 1% का टीडीएस है ऑल ट्रांजेक्शन्स पे, 10,000 प्लस का अगर ट्रांजेक्शन है तो इस चक्कर में क्यों पड़ना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जाता हूँ ना। कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तो परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है कुछ कंपनीज का। सबसे बड़ा बात है रिलायंस, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, तो उसके कारण पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो अर्निंग ग्रोथ आएगा ना, निफ्टी 50, उसका पूरा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज का प्रॉफिट आ भी जाता है तो उसके फर्क कितना पड़ जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनीज का अगर बड़ा प्रॉफिट आता है ना, तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना, वो काफ़ी अच्छा आएगा, लाइक निफ्टी 50 का। तो रिलायंस फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आया है लास्ट क्वार्टर ना, 11.9% का कंसोलिडेटेड, मीन्स सारे कंपनीज का अगर आप ओवरऑल देखें। जियो तो सुपर स्टार रहा, 26% का नेट प्रॉफिट। क्यों आया इतना ज़्यादा? टैरिफ बढ़ा दिया है उन्होंने अपना, मतलब 20% से बढ़ा दिया था, तो होना ही था। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा 18.8% के आसपास आया है। और रिटेल भी अगर आप देखें तो 8.8% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 6% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। और ऑयल एंड गैस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, रेवेन्यू उनका 5% से घटा है। बट ओवरऑल रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा, इसीलिए उनके स्टॉक का परफॉर्मेंस भी ठीक है। और ये पॉजिटिवली ना, इसका फ़र्क पड़ेगा जो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ग्रोथ आएगा निफ्टी 50 का, तो ये बहुत अच्छा खबर है। इसके कारण थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन्फोसिस का भी रिजल्ट अच्छा है ना, 11.4% का नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छा है। और उससे भी बड़ी बात है, गाइडेंस उनका अच्छा है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, क्योंकि यूरोप यूएस दोनों जगह उनको अच्छा लग रहा है कि भाई आने वाले समय में उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और फाइनेंशियल सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। एचडीएफसी लाइफ का भी रिजल्ट अच्छा आया है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट कोई खास नहीं आया है ना, वहाँ प्रॉफिट कोई खास नहीं आया, मार्जिन कोई खास नहीं आया। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मानकर चले आप, ज़्यादातर बैंक्स का, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का भी उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ कोई खास होगा नहीं, डिपॉजिट ग्रोथ भी फ़र्क पड़ रहा है, कासा भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। लोग करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्यों रखेंगे, पूरा एफडी कर दे रहे हैं कि भाई अभी एफडी करने का सही समय है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ज़्यादा है। तो देखिए, बैंकिंग में प्रॉब्लम होगा थोड़ा, क्योंकि देखिए बैंकिंग का जो प्रॉफिट आता है ना, उसी के कारण बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि बैंकिंग का प्रॉफिट अच्छा आता है ना, तो ओवरऑल, क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स उनका प्रॉफिट बहुत आता है। तो लेट्स सी, देखिए एक्सिस का तो कुछ खास आया नहीं है, एचडीएफसी का भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आएगा। आईसीआईसीआई सुपरस्टार रहा है पिछले कुछ समय से प्रॉफिट के मामले में, तो देखते हैं आईसीआईसीआई का रिजल्ट्स कैसा आता है। नाउ हम वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं ना, क्या बोला है उन्होंने। इंडिया के लिए बहुत अच्छा खबर है। तो देखिए, उनका सबसे पहले तो ये बोलना है कि ट्रम्प आ रहे हैं ना, वो जो टैरिफ वाला प्रॉब्लम बोल रहे हैं, टैरिफ करेंगे, टैरिफ हाइक करेंगे, उसके कारण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्लियरली उन्होंने बोला है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात बोले ना, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, तो दिस ईयर वो बोल रहे हैं वर्ल्ड का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2.7% के आसपास रहेगा।
कुछ समय पहले मैंने आपको आईएमएफ का रिपोर्ट दिखाया था ना, वो बोला 3.3% के आसपास वर्ल्ड का ग्रोथ, और इंडिया का अबाउट 6.5%, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वो बोल रहे थे। और यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इंडिया का वो बोल रहे हैं 2 ईयर्स 2025 और 2026 दोनों में 6.7% का ग्रोथ रहेगा। ये देखिए डिफरेंस ना, वर्ल्ड का ग्रोथ रहेगा 2.7% और इंडिया का ग्रोथ रहेगा 6.7%, 4% का डिफरेंस, जो कि बुरा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ना 7% 8%, जितना ज़्यादा हो अच्छा है कंट्री के लिए, उसमें अलग बात है। लेकिन हाँ, इस ग्रोथ को आप बुरा नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा रिलेटिवली देखें, जैसे यूएस का अगर आप देखेंगे तो यूएस के लिए बोल रहे हैं कोई खास नहीं आएगा भाई। यूएस इस साल होगा 2.3%, नेक्स्ट ईयर होगा 2% का जीडीपी ग्रोथ रेट। चाइना इस साल होगा 4.5% का और नेक्स्ट ईयर होगा 4% का। जापान इस साल होगा 1.2% और नेक्स्ट ईयर होगा 1.9%। 2025 में वर्ल्ड के सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स होंगे एज पर वर्ल्ड बैंक। एक तो होगा ऑफकोर्स ट्रेड वॉर्स, जिसका शुरुआत ऑफकोर्स ट्रम्प करने जा रहे हैं टैरिफ्स के साथ, और दूसरा होगा हायर इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट जितना उम्मीद किया जा रहा था ना कि गिरेगा, उतना गिर नहीं रहा है। यूएस में भी इस साल नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रेट कट होगा। इंडिया भी देख रहे हैं ना, अभी तक रेट कट नहीं हुआ है। देखिए कब होता है, फरवरी में होता है तो अच्छी बात है। तो जिस तरह का उम्मीद था कि रेट कट होगा, उस तरह का रेट कट हो नहीं रहा है। इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। दो मेजर इशूज़ है यहाँ पे। ऑफकोर्स सबसे बड़ा इशू यूएस के तरफ से ट्रम्प आ रहे हैं, जो टैरिफ बोल रहे हैं ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर वो वर्ल्ड वाइड जैसा बोल रहे हैं कि सभी पे 10% का टैरिफ लगा देंगे जो भी इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसके कारण वर्ल्ड का जो जीडीपी है 0.2% से नीचे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जिस कंट्री पे वो टैरिफ लगा रहा है, अगर उस कंट्री ने भी टैरिफ लगा दिया यूएस पे, तो फिर और भी ज़्यादा जीडीपी गिर जाएगा। क्योंकि यूएस देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, और जबकि सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूएस, 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करेगा? चाइना नंबर 1, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मैक्सिको और कनाडा, उसका 40% यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए ना ट्रम्प बोल रहे हैं चाइना पे 60% लगा देंगे, मैक्सिको कनाडा पे 25% ईच लगा देंगे, और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में 10% का लगा देंगे। बट एनी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा टैरिफ तो बिल्कुल लगाएंगे, और अगर वो थोड़ा टैरिफ भी लगाते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए एक और आई है ना, 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनका सैलरी बढ़ने जा रहा है। तो 5 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी बढ़ेगा। साथ ही 6.5 मिलियन, दैट इज़ 65 लाख जो पेंशनर्स हैं, उनका भी सैलरी बढ़ेगा इसके कारण। ऑफकोर्स देखिए पहले मैंने बताया था गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगा कंजम्पशन को लेके, तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा हाइक मिलता है तो ऑफकोर्स कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यूएस में अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो इस साल कोई खास इंटरेस्ट रेट कट होने नहीं जा रहा है, 1 से 2 मैक्स ना, 2 भी मुश्किल लग रहा है फिलहाल। क्योंकि देखिए उनका अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे ना, तो कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कम होकर आया है 3.2%, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन उनका सीपीआई देखेंगे वो तो बढ़ा है ना, मतलब 2.7% था नवंबर में, वो बढ़कर 2.9% हो गया दिसंबर में। तो नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि यूएस में कोई रेट कट होने जा रहा है। बाद में देखते हैं क्या होता है, उसका तो टैरिफ आएंगे तो इन्फ्लेशन और शायद बढ़ने ही लगे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे साथ इस साल। इस पर हमें ध्यान रखना होगा। और देखिए चाइना का इकोनॉमी का फिगर आया है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो 2024 में 5% से ग्रो किया है चाइना। पहले लग रहा था कि 5% टच नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ 5% टच कर गया है। और फोर्थ क्वार्टर में उनका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आया है ना, 5.4%, इसी के कारण 5% के आसपास आया है। तो चाइना के लिए अच्छी खबर है एक। हाँ, जर्मनी का लगातार 2 साल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है जीडीपी, मतलब इस साल अगर आप देखें तो 0.2% से, मतलब 2024 में 0.2% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और 2023 में 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब जीडीपी कम हो रहा है। हम यहाँ बढ़ने की बात बोलूँ, उनका कम हो रहा है। तो इंडिया अगर आप देखें ना, तो अभी हम 5th नंबर पे है जीडीपी। अब हम नेक्स्ट ईयर 2026 में हम 4th नंबर पे हो जाएंगे, और ऑफकोर्स उसके 2 साल के बाद हम 3rd नंबर पे एज जीडीपी वाइज में बोल रहा हूँ, और सिर्फ यूएस और चाइना हमसे ऊपर होगा। तो मोस्टली आने वाले 3 साल में हम नंबर 3rd तक मोस्टली पहुँच जाएंगे, 3-4 साल में। तो एक अच्छी खबर है। जापान का करेंसी इस वीक अबाउट 1.5% से अप्रिसिएट हुआ है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक ही इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो देखिए जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाइक होता है ना, तो उसके करेंसी के लिए अच्छा होता है, मतलब करेंसी अप्रिसिएट करेगा। और जब वहाँ पे रेट कट्स होंगे तो करेंसी थोड़ा डिप्रिसिएट होगा, क्योंकि पैसा निकलता है।
ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे थोड़ा पैसा आएगा, इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो पैसा निकलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अप्रिसिएशन आया है, जो कि जापान के लिए फाइनली थोड़ा बहुत पॉजिटिव। इन वहाँ भी बहुत तेज़ी से गिर रहा था यूएस डॉलर के मुकाबले। और हिंडनबर्ग का तो आपको पता ही होगा, मोस्टली सबको पता होगा, बंद हो गया फाइनली। हाँ, बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए हेडेक क्रिएट किया उसने, खासकर अदानी ग्रुप के लिए। उसके कारण स्टॉक मार्केट्स दो बार बुरी तरह से गिरा था हमारा। तो ट्रम्प आ रहे हैं ना, बहुत सारे चेंजेस, लाइक इजराइल और हमास का बंद हो गया, समझौता हो गया, वो भी वॉर बंद हो गया। ट्रम्प के आने से पहले डर से हमास ने पहले ही बंद कर दिया कि भाई टेंशन नहीं चाहिए। हिंडनबर्ग ने डर से पहले ही बंद कर दिया कि भाई ट्रम्प आ रहे हैं, टेंशन नहीं चाहिए। इनका देखिए पॉलिटिकल सबका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है ना, इसके बारे में ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में कवर करने के लिए, क्यों ये सब डर कर बंद कर रहे हैं ट्रम्प से पहले ही, कभी डिटेल में मैं कवर करूँगा। जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन करके प्रेशर था, सही बात है, इंटरनल पार्टी का वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ट्रम्प के आने से पहले वो भी देखिए भाई यहाँ से निकल जाओ, हेडेक है अननेसेसरी, क्योंकि उनका भी टर्म्स ट्रम्प के साथ अच्छा नहीं था। तो ये सब चल रहा है। और सिर्फ इंडिया के लिए देखिए ये सब हेडेक्स ही थे ना, मतलब हिंडनबर्ग भी हेडेक था, जस्टिन ट्रूडो भी हेडेक ही क्रिएट कर रहे थे, तो अच्छा बात है। और हमास इजराइल का अगर सॉल्व हुआ है तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। इंडिया के लिए ऑफ कोर्स बाइडन ने एक बांग्लादेश का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, जो कि अभी चल रहा है। मोस्टली ट्रम्प के आने के बाद वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो ट्रम्प के आने से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारा प्लस पॉइंट भी है। प्लस चाइना के साथ ट्रम्प के टर्म्स बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स इंडिया में उसके कारण और भी ज़्यादा आएगा ना, चाइना से निकलेगा इंडिया पे आएगा, क्योंकि अगर चाइना बहुत ज़्यादा टैरिफ लग जाएगा तो उसके कारण भी इंडिया में आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा और आएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है पहले भी कि ट्रम्प और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनके टर्म्स अच्छे हैं, तो उसका भी फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। उस तरह से भी देखिए थोड़ा बहुत इम्पोर्ट हम पे लग सकता है, लेकिन आप पूरा ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो इंडिया के लिए मुझे लगता है पर्सनली कि पॉजिटिव होगा। तो देखिए ओवरऑल यही है कि अभी मार्केट थोड़ा, मैंने पहले ही बताया था ना, थोड़ा सा हेडेक में रहेगा। ट्रम्प आ रहे हैं, अब तो मंडे को ही आ रहे हैं, लेट्स सी क्या आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो ये मान कर चलें कि कुछ दिनों का हेडेक है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी देखिए अब थोड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पहले के मुकाबले तो इम्प्रूव कर रहा है, वो पॉजिटिव है। बजट भी आने वाला है, वहाँ भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी बजट भी देगा। तो ओवरऑल देखिए शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं, इस साल पहले ही मैंने बताया था, कोई खास रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं चले, लेकिन वही मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करता। आपको देखना है कि एज अ कंट्री हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, IMF का रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आज आपको बताया, ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का आप रिपोर्ट पढ़ लें, सभी जगह पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत अप डाउन किसी भी इकोनॉमी में चलता है, सही बात है। हमारा जो सेकंड क्वार्टर था अच्छा नहीं, इसका ये मतलब नहीं पूरा ख़राब हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देख भी रहे हैं ना, इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आने वाले सालों में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि ये जो समय है ना, अगर कोई इंडिया में है, इस देश में है, तो ये हमारा गोल्डन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सभी कंट्री का गोल्डन पीरियड होता है ना। पहले आपने सुना होगा ना, 1991 से पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ रेट क्या हुआ करता था, 3.5% से 4%, मतलब इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री हुआ करते थे ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 91 के बाद ना हमारा भी इकोनॉमी खुला, ऑफकोर्स मजबूरी में खुला, ऐसा नहीं कि हमने इंटेंशनली किया था। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आया, हमें बाहर से लोन लेना पड़ा, IMF ने बहुत सारा शर्त रखा कि ये सब तुम पालन करोगे तभी पैसा दूंगा, बहुत सारे हेडेक्स थे, तो उसका पालन किया गया। बट हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसको बोलेंगे। तो उसके कारण इकोनॉमी वहाँ से फिर हमारा पिकअप पकड़ा, और अभी तक पिकअप पकड़े हुए हैं। वर्ल्ड में अभी भी हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। तो कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में है तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद कर सकते हैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस बना रहेगा। सिर्फ क्वालिटी का ध्यान रखें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक है। अगर स्टॉक्स है तो अच्छे क्वालिटी का रखें, अच्छे वैल्यूएशंस पे रखें। म्यूचुअल फंड्स है तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स रखें। अगर आपको आइडिया नहीं है तो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड के चक्कर में नहीं पड़े। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो शाम को 8 PM to 9 PM ना मैं लाइव आऊँगा, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज है उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। टाइम है तो ज़रूर कल का लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।